Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am Assistant Professor in the Department of Mathematics, ComSet Institute of Information Technology. MTH 471 Integral Equations. ये हमारा कोर्स है जिसमें हमने 32 लेक्चर्स टोटल पढ़ने हैं और 32 लेक्चर्स का ये सफ़र हमारा स्टार्ट होगा कुछ बेसिक डेफिनेशन से कि इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, इंटीग्रल इक्वेशंस की टाइप्स क्या होती हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन, an integral equation is an equation in which the unknown function u of x to be determined appears under the integral sign. A typical form of an integral equation is of the form given in equation 1 and read as u of x equals to f of x plus lambda integration limit a of x to b of x k of x t u of t dt, where k of x t is a function of two variables called the kernel of integral equation and a of x and b of x are the limits of integration. In equation 1 it is easily observed that the unknown function u of x appears under the integral sign stated above and outside of the integral sign in most other cases. For this, consider the initial value problem. Consider the initial value problem u dash of x equals to 2x u of x where x greater than or equals to 0 subject to the boundary condition u of 0 equals to 1. इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले कुछ बातें हम क्यों इंटीग्रल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी या u ऑफ x को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। हमारा काम है जो मेजर वो u ऑफ x को कैलकुलेट करना है जिससे जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो सके। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इजीली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो सकती है और इनिशियल कंडीशन जो इक्वेशन 3 में गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 4 की फॉर्म में हमें मिलेगा जो कि u ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। इसी इक्वेशन 2 को अगर हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू x और इनिशियल कंडीशन यूज़ करें तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में। नॉर्मली इंटीग्रल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में u ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x टू t u ऑफ t dt। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा इक्वेशन 1 u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt। तो उस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है इक्वेशन 6 में और k ऑफ x t जिसे हम कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन या न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं उसकी वैल्यू 2t के इक्वल है। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसकी फॉर्म u डैश ऑफ x इक्वल्स टू
2x u ऑफ x, और साथ कंडीशन क्या थी, वेयर x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 थी प्रीवियस स्लाइड पे। सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन थी, u ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, जो इंटीग्रेट की गई थी इक्वेशन 3 की फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन को हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अगर सॉल्व करें तो 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, u डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय u ऑफ x इक्वल्स टू 2 ऑफ x। u ऑफ x और x की वैल्यूज को हमने सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल साइन लगाया और साथ यहां पे dx। तो इंटीग्रेशन का रूल है हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो उस इंटीग्रल को हम लॉग ऑफ फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट साइड पे आइडेंटिटी फंक्शन है इंटीग्रल साइन के अंदर, 2 कांस्टेंट, उसे बाहर लिया, x dx log u ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो इम्प्लाई करता है u ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू पावर x स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसमें अगर हम इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन है उसे सब्स्टिट्यूट करें तो वो रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन 4 की फॉर्म में आ जाएगा, विद c इक्वल्स टू 0 implies u of x equals to e raised to power x square। अब इसी इक्वेशन को अगर हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करें कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम 0 to x u dash of t dt equals to integral 0 to x 2t u of t dt। इंटीग्रल साइन में डेरिवेटिव मौजूद है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि उसे हम फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। u of x 0 to x equals to इंटीग्रल 0 to x 2 t u of t dt। लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, u of x माइनस u of 0 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x 2t u of t dt। और 3 इक्वेशन को अगर हम देखें उसमें हमें इनिशियल कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है एट 0 इक्वल्स टू 1, वो वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से u ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 टू x 2t u ऑफ t dt। और कांस्टेंट को राइट साइड पे अगर हम लेके जाएं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी u ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x 2t u ऑफ t dt। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 6 के साथ कंपेयर किया जाए, प्रीवियस स्लाइड में
इक्वेशन 6 इक्वल्स टू u ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 to x 2t u ऑफ t। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही रिजल्ट आया है और फर्स्ट के साथ कंपेयर करने पे फंक्शन की वैल्यू 1 की इक्वल है और कर्नल और न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन की वैल्यू 2t के इक्वल है। नेक्स्ट हमने इसकी क्लासिफिकेशंस डिफाइन करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड में जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वो दो मेन कैटेगरीज में लाया करती हैं, नेमली उनको हम फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ताहम इन दिस टेक्स्ट we will distinguish 4 types of linear equations in which 2 are of the main classes and 2 related types of integral equation. In particular, the 4 types are given by Fredholm integral equation, Volterra integral equation, integro differential equation, singular integral equation. जो first 2 forms यहाँ पे define हैं, Fredholm integral equation और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारी मेन क्लासेस हैं। हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को इन दो फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, फ्रेडहोम और वोल्टेरा। बाकी इनसे रिलेटेड टाइप्स हैं, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगुलर है, इसके अलावा फ्रेडहोम वो इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रेडहोम वोल्टेरा का कॉम्बिनेशन, वोल्टेरा फ्रेडहोम का कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफाइन हैं। तो हर क्लास को डिटेल से डिस्कस करने के लिए फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वेयर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन a and b आर कांस्टेंट्स। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिमिट्स डिफाइन की थी इंटीग्रेशन की a ऑफ x टू b ऑफ x, नॉर्मली डिफरेंट बुक्स में वो अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x की फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं, कांस्टेंट्स हैं। अब अगर हमारे पास वही लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट की फॉर्म में हो तो उस इक्वेशन 1 को हम कहते हैं फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और उसकी जनरल फॉर्म नॉर्मली थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जो डिफाइन की जाती है उसकी फॉर्म इक्वेशन 7 में गिवन है, जिसको हम कुछ यूं पढ़ते हैं, h ऑफ x इंटू u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt where a लेस देन और इक्वल्स टू एक्स टी लेस देन और इक्वल्स टू b, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म है। इसमें जो फंक्शंस डिफाइन हैं k ऑफ एक्स टी और f ऑफ एक्स टी, जैसा कि पहला जिक्र हुआ कि ये हमें पहले से गिवन होंगे या नॉर्मली हम इनको नोन फंक्शंस कहते हैं। मेन यहाँ पे हमारा जो काम है, जो मकसद है इस इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, वो अननोन को फाइंड करना है और अननोन हमारे पास इंटीग्रल साइन के दरमियान अपेयर होना चाहिए। u ऑफ x, f ऑफ x और k ऑफ x जो कि कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहलाता है, उनकी वैल्यूज नोन होंगी या नॉर्मली हम कहते हैं आर गिवन इन एडवांस फॉर्म। अब इसी इक्वेशन को जो एक h ऑफ x की फॉर्म डिफाइन है, अगर हम लें इक्वेशन 7 में देखें, h ऑफ x की फॉर्म हमें गिवन है। इस h ऑफ x से हम डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। केस 1, when h of x equals to 0, equation 7 becomes
या इक्वेशन 7 को लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, इसे हम इक्वेशन 8 कह देते हैं। और नेम इस इक्वेशन का फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। केस 2 क्या है? When h of x equals to 0, equation 7 becomes u of x equals to f of x plus lambda a to b k of xt u of t dt, और इसे हम कहते हैं फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उम्मीद है कि आपको फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में मालूम हो गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस स्लाइड पे हमने कौन कौन सी मेन बातें डिस्कस की हैं। सबसे पहले इक्वेशन 7 की फॉर्म में हमने फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ एमाइनमेंट्स की हैं। एमाइनमेंट्स लाइक एच ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखा, उसके बाद फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का बिहेवियर देखा एंड एच ऑफ एक्स को 1 रखा और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का बिहेवियर देखा। जब एच ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रखी गई तब रिड्यूस होके नई इंटीग्रल इक्वेशन मिलने वाली को हमने क्या कहा? फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। और जब एच ऑफ एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल रखी तो उस इक्वेशन को जो रिड्यूस होके हमें न्यू फॉर्मेट में मिली उसका नाम हमने रखा फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। मेन जो इसमें निशानी है कि किस तरीके से किसी इंटीग्रल इक्वेशन की ये पहचान की जाए कि वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है या वोल्टेरा या कोई भी दूसरी इंटीग्रल इक्वेशन है। तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स होनी चाहिए। जैसा कि इक्वेशन 7 में a ऑफ x इक्वल्स टू a एंड b ऑफ x इक्वल्स टू b, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 1 की फॉर्म में हमने लिमिट्स फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में डिफाइन किए थे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की फॉर्म है, तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो उसे हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। सेकंड टाइप या सेकंड मेन क्लास ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें भी फ्रेडहोम की तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी डिफाइन करनी है और फिर सब केसेस जैसे फ्रेडहोम के केस में हमने डिफाइन किए थे एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है और एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद बिहेवियर चेक करना है कि हमारे पास वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में बनती हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन where the limit of integration
आर फंक्शन ऑफ एक्स रादर देन कॉन्स्टेंट्स। क्लियर हुआ? फर्क कहां पे है? फ्रेडहोम की फॉर्म में हमने डिफाइन किया था लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a एंड b आर कांस्टेंट्स। उसके बरक्स वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर फंक्शन ऑफ x रादर देन कांस्टेंट। तो ये फंक्शन ऑफ x मीन्स कोई भी एक लिमिट हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में हो, मीन्स फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में हो, और नॉर्मली हम अपर लिमिट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में एज ए वेरिएबल लिमिट लेते हैं। जैसे कि आपको इक्वेशन 10 से जाहिर है और नजर आ रहा है कि एच ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स। फ्रेडहोम में हमने डिफाइन किया था ए टू बी, वोल्टेरा में ए टू एक्स। अब कांस्टेंट की बजाय एक लिमिट हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। रिमेनिंग जितनी भी डेफिनेशन थी वो सेम है, के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अब इस केस में हमने इसके सब केसेस डिफाइन करने हैं। तो सब केसेस, पहला व्हेन केस 1, when h of x equals to 0, equation 10 becomes f of x plus lambda a to x k of x t u of t dt। इसे हम इक्वेशन 11 कह देते हैं, इक्वल्स टू 0। केस 2, when h of x equals to 1, equation 10 becomes u of x equals to f of x plus lambda integral a to x k of x t u of t dt। ये इक्वेशन 12 आ गई हमारे पास। अब कंप्लीट जो हमारे पास डिस्कशन आई कि वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन 7 में हमने प्रेजेंट की, h of x into u of x equals to f of x plus lambda a to b f of x lambda a to b a to x k of x t u of t dt। केस 1 when h of x equals to 0, वही स्टैंडर्ड फॉर्म रिड्यूस हुई, f of x plus lambda integral a to x k of x t u of dt equals to 0 and is called Volterra linear integral equation of first kind. When h of x equals to 1, equation 10 becomes u of x equals to f of x plus lambda integral a to x k of x t u t dt, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उम्मीद है कि आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के दरमियान डिफरेंस मालूम हो गया होगा, या उनको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या जो इंटीग्रल इक्वेशन लिखी हो उससे देख के हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। इसी के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए जो हमने इक्वेशंस डिफाइन की हैं फ्रॉम 7 to 12, इन तमाम का मुताला केयरफुली करने से कुछ रिमार्क्स हमारे सामने आते हैं। वो रिमार्क्स किस फॉर्म में है कि स्ट्रक्चर वोल्टेरा और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का कैसा होगा या किस तरह होगा,
उनकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस क्या होंगी, इसके अलावा लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो इन मेजर फॉर्म्स के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 7 में देखा कि अननोन फंक्शन, जो मेन डेफिनेशन है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की, कि फंक्शन u ऑफ x अपेयर होना चाहिए इंटीग्रल साइन के अंदर या r अंडर द इंटीग्रल साइन। इक्वेशन 7 में u ऑफ x इंटीग्रल साइन के अंदर अपेयर हुआ, और बाज़ केसेस में हमने डिस्कस किया कि u ऑफ x आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी आएगा, जो जनरल फॉर्म है या फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड में। अननोन फंक्शन अपेयर्स लीनियरली, यहाँ पे लीनियरली का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है या ये क्लासिफिकेशन इसलिए दी गई है कि जो हमारे पास इंटीग्रल साइन में अननोन फंक्शन डिफाइन था, अननोन फंक्शन जो हमने लिखा था u ऑफ x, उसका एक्सपोनेंट 1 के इक्वल था, r टू द पावर ऑफ 1, जिसकी वजह से हम उसे लीनियर कहते हैं। अगर इसका एक्सपोनेंट 1 से हटके 2 आ जाए, 3 आ जाए, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन cos u ऑफ x, साइन हाइपरबॉलिक u ऑफ x, e रेज टू पावर u ऑफ x एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, तो वो नॉन लीनियर फॉर्म्स बन जाती हैं या नॉन लीनियर फंक्शंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे लीनियरली अपेयर होने का मकसद ये था कि अननोन फंक्शन का एक्सपोनेंट या अननोन फंक्शन की पावर 1 के इक्वल थी, जो कि इंटीग्रल साइन के अंदर लिखा गया था। The unknown function appear linearly under the integral sign and outside the integral sign as well in the second kind of these linear integral equation। इसमें हमने देखा जो इक्वेशन 8 and 9, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर अपेयर हुआ, और सेकंड काइंड में इंटीग्रल साइन के अंदर भी अननोन फंक्शन अपेयर हुआ और इंटीग्रल साइन से बाहर भी, जो कि हमने लिखा था u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt। अब u ऑफ t नॉर्मली u ऑफ x ही कहलाता है इंटीग्रल साइन के अंदर, और u ऑफ x जो इंटीग्रल साइन से बाहर लिखा गया। सेकंड जो स्ट्रक्चर है या सेकंड जो फॉर्म है हमारे पास, सेकंड जो रिमार्क्स है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हमने क्या देखा कि उस पे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस थी वो कांस्टेंट थी, मींस a टू b हमने रिप्लेस किया था इंस्टेड ऑफ a ऑफ x एंड b ऑफ x। जबकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि एक लिमिट वेरिएबल थी कांस्टेंट की बजाय। जैसे फ्रेडहोम में दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट थी, यहाँ पे हमारे पास जो अपर लिमिट है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में वो वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि अगर अननोन फंक्शन का एक्सपोनेंट u ऑफ x का एक्सपोनेंट 1 हो तो उसे हम लीनियर कहते हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है लीनियरिटी प्रॉपर्टी की। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ द अननोन फंक्शन u of x inside the integral sign is 1, the integral equation is called linear integral equation। क्या जाहिर हुआ कि अगर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर अननोन का एक्सपोनेंट 1 के इक्वल हो तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। इफ द अननोन फंक्शन हैज एक्सपोनेंट
अगर अननोन फंक्शन का एक्सपोनेंट अदर देन 1 और इफ इक्वेशन कंटेन्स नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x। जैसा मैंने पहले बताया कि 1 के अलावा कोई हमारे पास एक्सपोनेंट हो या वो फंक्शन कंटेन करे कोई नॉन लीनियर फंक्शन लाइक u ऑफ x e रेज टू पावर u स्क्वायर ऑफ x e रेज टू पावर u ऑफ x cos u ऑफ x, तो इन फॉर्म को हम नॉन लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी इंटीग्रल इक्वेशन होंगी वो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होंगी। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे पेश करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 जो कि गिवन है u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x k ऑफ x t u स्क्वेयर ऑफ t dt। अब जैसे इक्वेशन से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड, अब इसमें इंटीग्रल साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन अपीयर हुआ उसका एक्सपोनेंट 1 की बजाय 2 लिखा हुआ है। तो हमने डेफिनेशन भी यही की थी कि इफ द एक्सपोनेंट ऑफ अननोन फंक्शन u ऑफ x इज 1 देन इंटीग्रल इक्वेशन इज लीनियर, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर। तो अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर 1 के अलावा 2, 3 कोई भी वैल्यू आ जाती है उस पे हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। तो यहाँ हम दे सकते हैं कि इस u ऑफ x स्क्वेयर की वैल्यू u स्क्वेयर ऑफ t dt ये नॉन लीनियर फॉर्म शो कर रहा है। दूसरी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x k ऑफ x t e रेज टू पावर u ऑफ t। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करूं और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड डिफाइन की है, u ऑफ x आउटसाइड द इंटीग्रल वो हमारे पास लीनियर है, उसका एक्सपोनेंट 1। इनसाइड द इंटीग्रल साइन u ऑफ x की बजाय हमारे पास यहाँ पे नॉन लीनियर फंक्शन डिफाइन है। वो नॉन लीनियर फंक्शन क्या है? e रेज टू पावर u ऑफ t। तो e रेज टू पावर u ऑफ t से जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें डिफाइन है, ये इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की एग्जांपल है। फ्रेडहोम किस वजह से हमने कहा कि कांस्टेंट ऑफ जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट्स है हमारे पास। इसमें अब u ऑफ x जो अननोन फंक्शन है वो हमारे पास नॉन लीनियर फॉर्म मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन है cos u ऑफ x की फॉर्म में। तो cos u ऑफ x अगेन नॉन लीनियरिटी शो करता है। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से आपको लीनियर और नॉन लीनियर का फर्क वाज़े हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। रिकॉल कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन के अननोन फंक्शन u ऑफ x जो कि इंटीग्रल साइन के अंदर अपीयर होगा, उसका एक्सपोनेंट 1 हो तो वो इक्वेशन लीनियर होगी, और उसका एक्सपोनेंट 1 के अलावा हो या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उससे हम नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिफाइन की थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a ऑफ x b ऑफ x k ऑफ x t इंटू u ऑफ t dt। अब किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को देखना कि वो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फंक्शन ऑफ x को 0 के इक्वल सेट कर लिया जाए या 0 के इक्वल रख दिया जाए, फ्रेडहोम हो चाहे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, यहाँ पे सेकंड काइंड पे जोर दिया गया है कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी हम सेकंड काइंड के लिए ही चेक करते हैं। इफ वी सेट f of x equals to 0 in Fredholm
or Volterra integral equation of second kind given by, जो कि equation 9 और 12 में given थी. The resulting equation is known as homogeneous equation, otherwise it is non-homogeneous equation. क्लियर हुआ? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में हमने क्या डिफाइन किया कि सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें फंक्शन को जीरो के इक्वल हम सेट करें या जीरो के इक्वल रखें तो उससे मिलने वाली नई इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहलाएगी? होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, अदरवाइज वो नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. तो होमोजीनियस की यहाँ पे हम डेफिनेशन कर लेते हैं. इक्वेशन 9 हमारे पास थी u ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी u ऑफ टी डी टी. अब इसमें देखें f ऑफ x को हम 0 रखें तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? रिड्यूस u ऑफ x इक्वल्स टू a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन. क्या ये लीनियर भी है? जी, ये लीनियर भी है. क्यों? कि u ऑफ t जो अननोन फंक्शन यहाँ पे अपेयर हुआ है उसका एक्सपोनेंट 1 है. सेकंड जो इक्वेशन 12 में हमारे पास, ये 12 में इंटीग्रल इक्वेशन थी u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x, पहले में a टू b, यहाँ पे a टू x, k ऑफ x t u ऑफ t dt. इसमें f ऑफ x को 0 के इक्वल सेट करेंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस होगी? वो फॉर्म u ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा a टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt, और इसे हम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं. यहां से अब देखें हमने दोनों फॉर्म में इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन की हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, और जो कंडीशन थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अप्लाई करने के बाद तो पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या है? u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b f ऑफ a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt. उसमें f ऑफ x को 0 रखने से हमारे पास फॉर्म बनी u ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt. फर्स्ट इक्वेशन नॉन होमोजीनियस थी जिसमें f ऑफ x नॉन जीरो है, और सेकंड इक्वेशन में f ऑफ x 0 के इक्वल रखा तो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बनी. उम्मीद है कि आपको होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के बारे में तफसील से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, या किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 की इक्वल है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी. अगर फंक्शन नॉन जीरो है, किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन में फंक्शन ऑफ x अपेयर हो रहा है, तो उस इक्वेशन को इन जनरल हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन. शुरू में हमने जब मेन क्लासेस डिफाइन की थी कि जो मेन क्लासेस हैं वो दो किस्म की हैं, फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. ये थर्ड टाइप हमने वहाँ पे साथ डिफाइन की थी और साथ मेंशन किया था कि टू मेन क्लासेस हैं और टू रिलेटेड टाइप्स हैं. रिलेटेड टाइप मीन्स उन्हीं से मिलती जुलती. इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन
अब इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम्स की तरफ अगर हम तवज्जो दें तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है। इंटेग्रो फॉर इंटीग्रल, डिफरेंशियल फॉर डेरिवेटिव। तो ये इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल साइन भी है। ये इक्वेशन कब बनी या इन इक्वेशन को किस वजह से ये नाम दिया गया? इन अर्ली 1900 जब वोल्टेरा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में स्टडी कर रहा था तो उसने ये न्यू टाइप्स ऑफ इक्वेशन इजाद की थी और इसे टर्म दिया था इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में अननोन फंक्शन u ऑफ x किस फॉर्म में अपेयर होगा कि एक साइड पे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और दूसरी साइड पे एज अ फंक्शन अननोन फंक्शन अंडर इंटीग्रल साइन। उनकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16 अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास u ऑफ x की बजाय अब कौन सी वैल्यू है? u डैश ऑफ x। और u डैश ऑफ x किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को। u डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड u डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ें आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिटेल से पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनके साथ इनिशियल कंडीशंस को यूटिलाइज करते हैं। तो इक्वेशन 16 u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt वेयर इनिशियल कंडीशन u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड u डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को आप देखें, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि वोल्टेरा जब पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी कर रहा था तो उसने एक नई टाइप की इक्वेशन इजाद की जिसे बाद में नाम दिया गया इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो इस इक्वेशन से हमें साफ जाहिर हो रहा है कि अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम देखें तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू x, और a टू x लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कब होती हैं? जब हमारे पास वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। अब सेकंड कंडीशन जो हमने इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कही, इसमें अननोन फंक्शन u ऑफ x इंटीग्रल साइन के अंदर u ऑफ x की फॉर्म में अपेयर होगा और आउटसाइड द इंटीग्रल साइन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म में अपेयर होगा। तो लेफ्ट साइड पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव u डबल डैश ऑफ x और राइट साइड पे इंटीग्रल साइन के अंदर u ऑफ t। नेक्स्ट एग्जांपल u डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस साइन x माइनस 1 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt फर्स्ट डेरिवेटिव है सब्जेक्ट टू 1 इनिशियल कंडीशन u ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। इसमें भी लेफ्ट साइड पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिफाइन है और इंटीग्रल साइन के अंदर फंक्शन u ऑफ x डिफाइन है। नेक्स्ट एग्जांपल u डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 3x प्लस 0 टू 1 x t u ऑफ t dt। तो ये भी इंटीग्रल इक्वेशन की एग्जांपल है। एग्जांपल से क्या जाहिर हुआ कि किस तरीके से हम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं और इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन कब अपेयर हुई? अर्ली 1900 में। जो नेक्स्ट रिलेटेड टाइप हमने डिफाइन की थी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड f of x equals to lambda a of x to b of x k of x t u of t dt are the integral equation of the second kind u of x equals to f of x plus lambda a of x to b of x k of x t u of t dt is called singular if the lower limit
द अपर लिमिट और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट। क्या कहा हमने यहाँ पे कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट या दोनों लिमिट्स अगर इनफाइनाइट हों, इससे पहले जितने भी हमने इक्वेशंस डिफाइन की हैं या जो मेन क्लासेस डिफाइन की थी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में, कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट होंगी, मींस नोन होंगी क्लोज इंटरवल a टू b की फॉर्म में, या कोई एक लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में हो, जिसे हम नॉर्मली अपर लिमिट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में वेरिएबल कंसीडर करते हैं और वेरिएबल ट्रीट करते हैं। इस यहाँ पे सिंगुलर की फॉर्म में कि कोई एक लिमिट लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट हो या दोनों लिमिट्स अगर इनफाइनाइट हो, तो उस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ साथ साथ इजाफा करते जाएं कि एक ये वजह नहीं है जिससे हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को डिफाइन कर सकें। दूसरी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप क्या है? जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 19 और 20 में राइट साइड पे इंटीग्रल साइन के अंदर कर्नल डिफाइन है, अगर वो कर्नल भी डोमेन वैल्यूज पे कहीं इन्फिनिट हो जाए तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को भी हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो इन एडिशन द इक्वेशन 19 और 20 is also called a singular integral equation if the kernel becomes infinite at one or more point in the domain of integration। कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट काइंड हमने क्या पढ़ी थी कि लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों लिमिट इनफिनिट हो तो उस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन को हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में देखें, हमारे पास अपर लिमिट इनफिनिट है, तो अपर लिमिट इनफिनिट होने की वजह से इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। यहां पे हम देख सकते हैं कि अपर लिमिट क्या है? इनफिनिट, और अपर लिमिट इनफिनिट होने की वजह से ये इक्वेशन क्या बन गई? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल में देखें, लोअर लिमिट इनफिनिट के इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की वजह से इसे हम सिंगुलर इक्वेशन कहेंगे। थर्ड केस में बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, अपर लिमिट भी इनफाइनाइट है और लोअर लिमिट भी इनफाइनाइट, तो ये भी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास बनी। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसे हम इस तरीके से कुछ बयान कर सकते हैं, वेयर द सिंगुलर बिहेवियर इन दीज एग्जांपल्स हैज रिजल्टेड फ्रॉम द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बिकमिंग इनफाइनाइट, कि इसमें हमारे पास जो लिमिट्स हैं या उसकी रेंज वो क्या हो गई है? इन्फिनिट हो गई है। सेकेंड काइंड हमने क्या डिफाइन की थी कि कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डोमेन के किसी एक या एक से ज्यादा पॉइंट पे इन्फिनिट हो तो उसे भी हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल्स, जिसे हम एग्जांपल ऑफ सेकंड काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 टू x ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टी u ऑफ t dt। अब ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। कौन सी? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि लिमिट हमारे पास 0 टू x, और इसे हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन किस वजह से कहते हैं कि जब मैं डोमेन की वैल्यू या कोई भी एक लिमिट x सब्स्टिट्यूट करूं तो ये इक्वेशन इन्फिनिट हो जाएगी। इस डिनोमिनेटर की वजह से अपर लिमिट अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो फॉर्म क्या बनेगी? 1/0, 1/0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड फॉर्म यही हमने बयान किया कि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन दो तरीके से मालूम की जा सकती हैं। एक जिसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लोअर, अपर और
बोथ इन्फिनिट तो उसे हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। और सेकंड काइंड हमने क्या डिफाइन की, जिसमें कर्नल इन्फिनिट हो जाए। तो इस इक्वेशन से जाहिर है कि कर्नल अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे 0 होगा। सेकंड एग्जांपल में भी यही, वेयर द सिंगुलर बिहेवियर इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन हैज रिजल्टेड फ्रॉम द कर्नल बिकमिंग इनफिनाइट एज t अप्रोचेस टू x। उम्मीद है कि आपको रिलेटेड टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जो कि वोल्टेरा या फ्रेडहोम से रिलेटेड हैं उनके बारे में मालूम हो गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। उन एग्जांपल्स में अब तक जो भी हमने डिस्कशन की है उसके बारे में कि वो लीनियर होमोजीनियस, नॉन लीनियर, नॉन होमोजीनियस, फ्रेडहोम और वोल्टेरा और इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशंस हैं। एग्जांपल, क्लासिफाई द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1/6 x क्यूब माइनस इंटीग्रल 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt एज फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये इक्वेशन किस टाइप की बन रही है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें 0 टू x और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू x के लिए हमने कौन सी इक्वेशन डिफाइन की थी, वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बजाय अब यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड, इसमें हमने क्या चेक करना है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियरिटी की कंडीशन हमने क्या डिफाइन की थी, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ अननोन फंक्शन u ऑफ x इज 1। यहाँ इक्वेशन में देखें कि u ऑफ x का एक्सपोनेंट अंडर द इंटीग्रल साइन इज 1। तो सेकंड, ये इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर भी है। फर्स्ट हमने क्या डिफाइन किया कि ये इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और साथ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन भी है। थर्ड कंडीशन हमने चेक करनी है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के लिए कंडीशन हम क्या चेक करते हैं कि वो तमाम इक्वेशन जिसमें फंक्शन की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। उसके अलावा अगर फंक्शन नॉन जीरो हो तो वो तमाम की तमाम वैल्यू नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो इसमें हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1/6 x क्यूब डिफाइन की गई है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट चॉइस थी कि हमने किस तरीके से चेक करना है, फ्रेडहोम और वोल्टेरा। सेकंड, लीनियर और थर्ड नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस टर्म इसकी क्या होगी, f of x equals to x minus 1/6 x क्यूब। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, u of x equals to 1/2 plus x minus integral 0 to 1 x minus t u square of t dt। सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में
फर्स्ट इक्वेशन को देख के क्या जाहिर हो रहा है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट हो तो उसे हम फ्रेडहोम वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये क्या हुआ, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड लीनियर और नॉन लीनियर। तो इस इक्वेशन से क्या जाहिर हो रहा है कि इंटीग्रल साइन के अंदर जो फंक्शन डिफाइन है, जिसे हमने डिटरमिन करना है या कैलकुलेट करना है, उसका एक्सपोनेंट 1 के अलावा 2 है। तो यही डेफिनेशन हमने की थी, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ अननोन फंक्शन u ऑफ x इज अदर देन 1 then integral equation is non-linear integral equation। तो सेकंड चॉइस में हमारे पास ये क्या हो गई, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर किस वजह से है कि यहां पे हमारे पास अननोन फंक्शन u स्क्वायर की फॉर्म में, मीन्स उसका एक्सपोनेंट 1 के अलावा है और मोर देन 1, जिसकी वजह से ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रही है। थर्ड, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। इस इक्वेशन से भी साफ जाहिर है कि यहां पे भी हमें फंक्शन f ऑफ x गिवन है, जिसकी वैल्यू 1/2 प्लस x, और वो नॉन जीरो है। और फंक्शन नॉन जीरो हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लासिफाई द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन u डैश ऑफ x equals to 1 minus 1/3 x cube minus 0 to x t u of t dt subject to initial condition u of 0 equals to 0 as Fredholm or Volterra integral equation, linear or non-linear, and homogeneous or non-homogeneous equation। इसके सॉल्यूशन में जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने करनी है फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये फ्रेडहोम डायरेक्ट तो नहीं है, ना ही वोल्टेरा डायरेक्ट है, बट रिलेटेड टाइप है। रिलेटेड टाइप किस चीज से है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में है, मींस 0 टू x। तो इसका बिहेवियर रिलेटेड है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से। जैसा कि हमने इक्वेशन 16, 17 और 18 डिस्कस की थी इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने देखा था 16 और 17 इक्वेशन में 0 टू x डिफाइन था। अब 0 टू x डिफाइन, तो उसे हम कहते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और सिंपली वोल्टेरा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। और 18 में फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन थी, क्योंकि कांस्टेंट थे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और उस इक्वेशन को हम कहते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और सिंपली फ्रेडहोम इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से क्या जाहिर हो रहा है, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास वेरिएबल है, और वेरिएबल के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये इक्वेशन वोल्टेरा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, वोल्टेरा इंटेग्रल
डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड सेटिस्फाई हो गई, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड हमने क्या चेक करना है, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। इंटीग्रल साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन अपेयर हुआ और आउटसाइड द इंटीग्रल जो डेरिवेटिव u डैश ऑफ x डिफाइन है, u डैश ऑफ x एंड u ऑफ x बोथ आर लीनियर आर exponent of u dash of x and unknown function u of x is equal to 1, तो ये लीनियर भी है। और थर्ड, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो जैसा कि इक्वेशन से साफ जाहिर है कि इंटीग्रल साइन से पहले कुछ वैल्यूज हमें डिफाइन है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। और होमोजेनिटी की डेफिनेशन यही थी कि अगर फंक्शन 0 हो तब होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, वोल्टेरा are inhomogeneous Volterra integro differential इक्वेशन। साथ ही लीनियर भी है, तो लीनियर इनहोमोजीनियस वोल्टेरा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको इन एग्जाम्पल से ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रल इक्वेशन को पहचानते हैं या उनकी जस्टिफिकेशन या उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। तो इन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने उसे वोल्टेरा की फॉर्म में डिफ़ाइन करना है, फ्रेडहोम की फॉर्म में डिफ़ाइन करना है, लीनियर की फॉर्म में डिफ़ाइन करना है और नॉन लीनियर की फॉर्म में डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट आप लोगों के करने के लिए एक एक्सरसाइज मैंने डिज़ाइन की है और इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, इन एक्सरसाइज 1 to 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन एज फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा, वहाँ पे हमने कैटेगराइज किया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है उसकी पहचान क्या है, वो फ्रेडहोम है, वो वोल्टेरा है, वो लीनियर है, वो नॉन लीनियर है, वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो वही चीज़ें आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है इस एक्सरसाइज में। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें जस्ट यही जस्टिफिकेशन आपने देनी है कि जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है 1 to 5 एक्सरसाइज की फॉर्म में, इन इंटीग्रल इक्वेशंस को बताना है कि ये इंटीग्रल इक्वेशंस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हैं और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हैं और ये लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं और ये होमोजीनियस हैं या नॉन होमोजीनियस हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 6 to 8, उसमें आपने क्लासीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन एज फ्रेडहोम इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ साथ आपने क्या चेक करना है, उसकी लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी भी चेक करनी है। तो इन डिटेल इन एक्सरसाइज 6 to 8 क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटेग्रो डिफरेंशियल
equation as Fredholm integral differential equation or Volterra integral differential equation also determine whether the equation is linear or non-linear. यहाँ पे एक्सरसाइज 6, 7 और 8 में इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफाइन है, उसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी फॉर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, फ्रेडहोम से ताल्लुक़ रखती हैं, ना वोल्टेरा से ताल्लुक़ रखती हैं, लीनियर हैं, नॉन लीनियर हैं, होमोजीनियस हैं, नॉन होमोजीनियस। आखिर में हम इसकी समरी डिफाइन करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा, उस लेक्चर में हमने डिफाइन की हैं हाउ टू डिफाइन एन इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लूं कि हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किस तरीके से किया था। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इंटीग्रल इक्वेशन is an equation in which the unknown function u of x appears under the integral sign. A typical form of integral equation जो हमने equation 1 की फॉर्म में डिफाइन की थी और उसे क्या लिखा था, u of x equals to f of x plus lambda integration a to b k of x t u of t dt, और जिसमें ये कहा गया था कि a of x और b of x लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन lambda is parameter, k of x t is the kernel or nucleus of the integral equation, और डिपेंड किस चीज पे करता है, टू फंक्शंस पे, और वो दो फंक्शन हमारे पास क्या है, x एंड t। मेन ऑब्जेक्टिव हमने ये डिफाइन किया था कि हमने अननोन फंक्शन u of x कैलकुलेट करना है जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे, और साथ ही इसकी एग्जांपल्स हमने डिफाइन की कि किस तरीके से इंटीग्रल इक्वेशन को हमने जज करना है। सेकंड, हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं। क्लासिफिकेशंस में दो मेन क्लासेस हमने डिफाइन की। वो मेन क्लासेस फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन मेन क्लासेस थी, और दो क्लासेस उनसे रिलेटेड या उनसे रिलेटेड जो टाइप्स थी वो हमने डिफाइन की थी, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। जब कंप्लीट डिस्कशन हम कर रहे थे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, जिससे हमने फर्स्ट काइंड और उसकी सेकंड काइंड डिफाइन की, इसी तरह से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फर्स्ट काइंड और सेकंड इक्वेशन डिफाइन की, तो उन कंप्लीट इक्वेशंस की फॉर्म में जो हमने डेराइव की थी फ्रॉम इक्वेशन 7 to 12, उनको केयरफुली देखा तो कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमें मिले थे। वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या थे क्लासिफिकेशन में, कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का, या अगर इसे यूँ बयान किया जाए कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा या किस तरह का होगा, वो हमने डिस्कस किया। उसके अलावा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में हमने डिस्कशन की। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यही बताया कि फ्रेडहोम की पहचान लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स होंगी, और वोल्टेरा की पहचान क्या बताई कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई एक हमारे पास वेरिएबल हो। जो जनरल डेफिनेशन हमने की थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डेफिनेशन की थी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज वेयर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर वेरिएबल्स फंक्शन रादर देन कांस्टेंट्स। तो उस डेफिनेशन में कोई एक लिमिट अपर या लोअर वेरिएबल की फॉर्म में हो तो उसे हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, और नॉर्मली हम वो लिमिट कहाँ पे लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं। a टू x के b की जगह हम x डिफाइन कर दें तो वही इक्वेशन हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 थी कन्वर्ट हो जाएगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इस तरीके से उसकी फर्स्ट और सेकंड काइंड। इस स्ट्रक्चर के बाद लिनियरिटी चेक हमने की कि किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये
इक्वेशन जो गिवन हो वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है या नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो उस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हमने क्या डिफाइन किया, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि इफ द एक्सपोनेंट ऑफ द अननोन फंक्शन, मेन स्ट्रेस किस पे है, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ द अननोन फंक्शन u of x is 1 then integral equation is called linear integral equation, otherwise it is non-linear। अब उसमें एक्सपोनेंट 1 से अलावा कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, cos u of x, sin हाइपरबोलिक u of x और एक्सपोनेंशियल e u of x। नॉन लीनियर फंक्शन यूज करें तो वो इंटीग्रल इक्वेशन नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर नॉन लीनियर, इसके बाद होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के किस तरीके से ये चेक किया जा सकता है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक डेफिनेशन वो कुछ इस तरीके से सेट की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है वो फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम सेट कर लें इक्वल्स टू 0 तो जो भी इक्वेशन होगी इंटीग्रल इक्वेशन वो रिड्यूस किस फॉर्म में हो जाएगी, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं 1 को लेके चलूं जो मैंने डिफाइन की थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा लिमिट a टू b k ऑफ x t u t dt। इसमें f ऑफ x को अगर 0 कर दिया जाए तो यही इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी u ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा a ऑफ x टू b ऑफ x k ऑफ x t u ऑफ t dt। होमोजीनियस, और अगर फंक्शन नॉन जीरो हो, मींस अगर उसे हम इक्वल्स टू 0 ना सेट करें तो वो इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। और उसी से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की और एग्जांपल्स में यही बिहेवियर चेक किया कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है या कोई इंटीग्रल इक्वेशन, उसे देख के हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन किस टाइप की है, किस क्लासीफाई की है या किस क्लास की है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। और उसी को मज़ीद डिटेल से पढ़ने के लिए एक एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस की जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बेस किस चीज़ पे कर रहे हैं, वही जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किए कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन या सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेडहोम होगी, वोल्टेरा होगी, इंटेग्रो होगी, लीनियर होगी, नॉन लीनियर होगी या होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। उससे रिलेटेड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, उसमें यही हमने चेक करना है कि किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 6 to 8, उसमें हमने वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन का बिहेवियर चेक करना है कि वो वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल, सिंपली इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है या फ्रेडहोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।